वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक वीडियो जिसमें होंगे टॉप 50 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 दैट इज ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से हम टॉप 50 एमसीक्यू लेके आए हैं। देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बच के कहाँ जा पाता है। तो इससे पहले आपने अगर हमारे थ्योरी के वीडियोज नहीं देखे हैं चैप्टर 10 के तो पहले उसको देख लीजिएगा और फिर आसानी हो जाएगी, कंफर्ट फील करेंगे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आइए बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज का वीडियो, ठीक है, जिसमें है एमसीक्यू क्वेश्चन। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून, यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं फ्रीली फॉल हो रहे हैं नियर द सरफेस ऑफ मून। तो देखो बेटा, ये मान लिया हमने दो ऑब्जेक्ट हैं, एक यहां से गिरा है एक यहां से गिरा है, यानी सेम हाइट से उनको गिराया जा रहा है और मून की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे कोई सरफेस है मून की, है ना, ये कौन है बेटा, मून है। तो इसके अर्थ की सरफेस की तरफ ये मूव कर रहे हैं, सपोज करो ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों के मास क्या बेटा डिफरेंट है, एक का मान लिया m1 और दूसरे का क्या है m2। ओके, अब इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करते हैं। देखो, हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे देखा जाए, हमने देखा 4 सेकंड बाद यहाँ पे, 4 सेकंड बाद देखा यहाँ पे, तो वो कह रहा है कि दोनों की वेलोसिटीज उस टाइम पे सेम होंगी। तो बिल्कुल सही पॉइंट है। जिस तरह से फ्री फॉल होता था टुवर्ड्स द अर्थ, उसी केस में क्या होता था, वेलोसिटी सेम होंगी, ठीक है। क्योंकि भाई देखो कैसे सेम होंगी, तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, पर्टिकुलर टाइम बाद जो वेलोसिटी होगी वो v हो जाएगी। तो सेम इक्वेशन फॉलो होनी है, ठीक है। सेम अमाउंट का एक्सेलरेशन लगेगा तो वेलोसिटी भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो जाएगी बेटा, सेम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यानी पहला ऑप्शन सही है। चलिए फिर भी और ऑप्शन भी देख लेते हैं, भाई उनमें क्या गड़बड़ है, ऐसी क्या बात है। हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन, यानी उनके एक्सेलरेशन डिफरेंट होंगे, बिल्कुल नहीं हो सकते बेटा, है ना। तो जैसे अर्थ के केस में बात करें तो जी की वैल्यू होती है 9.80 और मून के केस में बात करें तो होती है अराउंड 1/6 होती है 9.8 का, तो ये आती है अराउंड 1.62 के आसपास। तो एक्सेलरेशन तो सेम होगा। ओके, नेक्स्ट, एक्सपीरियंस फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, दोनों पे फोर्सेज लगेंगे सेम मैग्नीट्यूड के। बेटा सेम मैग्नीट्यूड के कैसे लग जाएंगे, दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या बेटा डिफरेंट है, तो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स तो डिपेंड करता है ना मासेस पे, तो सेम कैसे हो जाएंगे, तो सेम तो हो नहीं सकते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग आल्सो। नेक्स्ट, अंडरगो ए चेंज इन देयर इनर्शिया, अब वो कह रहा है कि उनका इनर्शिया चेंज हो जाएगा। भाई इनर्शिया कैसे चेंज हो जाएगा, आप ये तो समझो, लेकिन कब, ये कह रहा है कि जब उनको फ्री फॉल कराया जा रहा है, यानी फ्री फॉल होने की वजह से इनर्शिया चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। भाई डिफरेंट उनका मास है तो इनर्शिया तो उनका अलग अलग डिफरेंट है ही, बट वो कह रहा है कि जब फ्री फॉल कराएंगे तो इनर्शिया चेंज हो जाएगा, तो इनर्शिया बेटा चेंज नहीं होगा, ठीक है। फ्री फॉल की वजह से चेंज नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ शिप फ्लोट्स इन सी, यानी जब कोई जहाज है समुद्र में तैरता है, सी में तैरता है, तो वो कितना वाटर डिस्प्लेस करता है, यानी वाटर डिस्प्लेस होता है, उनमें एक रिलेशन जनरेट करना है आपको, है ना। तो कह रहा है इट डिस्प्लेसेस नो वाटर, वो कोई भी वाटर डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, किसी चीज को पानी में डुबाओगे तो कुछ पानी को तो वहां से हटाएगा ना, वो डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट गलत हो गया। द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज लेस देन द वेट ऑफ द शिप, जी नहीं, वेट ऑफ द वाटर, देखो थ्योरी में हमने बताया था आप लोगों को कि वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द शिप, यानी कि जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका जो वेट होना चाहिए और शिप का जो वेट है वो दोनों इक्वल आने चाहिए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा सही है। तो द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द शिप, आई थिंक सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कह रहा है ग्रेविटेशन के कारण, ठीक है, उसके कारण एक्सेलरेशन जो होता है, यानी ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जी कहते हैं, स्मॉल जी कहते हैं, 9.80 जिसकी वैल्यू होती है, इज सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल, कह रहा है कि उसकी वैल्यू सेम होती है इक्वेटर और पोल पे, इज लीस्ट ऑन पोल, यानी पोल्स पे कम होती है उसकी वैल्यू, इज लीस्ट ऑन इक्वेटर, कह रहा है इक्वेटर पे कम होती है, इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, ठीक है। पोल टू इक्वेटर ये वैल्यू क्या होती है बेटा, चेंज होती रहती है, सॉरी इंक्रीज होती रहती है। अच्छा भाई देखते हैं, तो भाई देखो फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो G इक्वल टू बेटा फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल G जो कि कांस्टेंट होता है डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो भाई G तो है कांस्टेंट, G तो चेंज होने वाला है नहीं, मास ऑफ द अर्थ ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं होने वाला, यानी कि जो एक्सेलरेशन है जो जी है वो डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के, यानी कि इट मींस आप ऐसे कह सकते हैं जहां पे रेडियस कम होगी वहां पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है।
जहां पे रेडियस की वैल्यू कम होगी वहां पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि पोल्स पे रेडियस, अर्थ की जो रेडियस होती है बेटा सबसे कम होती है और इक्वेटर पे सबसे ज्यादा हो सकती है। अब आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो यानी कि हम जानते हैं भाई जी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पे होगी बेटा, पोल्स पे। ठीक है, तो पोल्स पे सबसे ज्यादा होगी, इट मींस इक्वेटर पे सबसे कम होगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप, यानी पोल्स पे सबसे ज्यादा है तो इक्वेटर वैल्यू क्या होने वाली है, सबसे कम होने वाली, इसलिए इज लीस्ट ऑन इक्वेटर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, अब देखो बेटा कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं कि आप पहला ऑप्शन देखा और देखते ही आपने टिक लगा दिया, लेकिन बेटा मैं फिर आपको कहूंगा कि आप पहले चारों ऑप्शन को पढ़ लें, अच्छे से ध्यान से देख लें। तो देखो बेटा, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल इसी को हम क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, एक कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी हम कहते हैं सारे ऑप्शन आपको चेक करने। न्यूटन पर मीटर बिल्कुल नहीं होता है भाई, ये पास्कल ये होता है भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को तो पास्कल कहते हैं। अब कह रहा है लास्ट में डी बोथ ए एंड सी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा डी बोथ ए एंड सी। इसलिए आपको जो आंसर याद है उसको आपने ऑप्शन में देखा और तुरंत टिक लगा दिया, तो ऐसा नहीं करना है, आपको सारे ऑप्शन को पहले पढ़ना है। हो सकता है वो आपको वर्ड्स में आपसे खेल जाए आपके साथ। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज एफ, दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसकी वैल्यू है एफ। ओके, वेरी गुड। इफ मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर हाफ्ड, यानी दोनों मासेस की वैल्यू अगर आधी कर दी जाए, हाफ कर दी जाए, विदाउट चेंजिंग डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ऐसे रहने दे रहे हैं, देन द ग्रेविटेशन फोर्स विल बी। तो देखो बेटा, ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू होती है कितनी बेटा, मैं बता दूं आपको, कई बार ये फॉर्मूला आएगा और आ भी चुका है, जी m1 m2, ठीक है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो देखो बेटा इस केस में क्या करना है आपको, रेडियस को तो छूना ही नहीं है, दोनों के डिस्टेंस को छूना नहीं है बीच में। ओके, नहीं छुएंगे। और क्या कह रहा है, मासेस को क्या कर देना बेटा, हाफ। ठीक है, मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर हाफ। तो देखो बेटा जब पहले वाले मास को हाफ करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2, है ना, पहला वाला मास हाफ हो गया। जब दूसरे वाले मास को हाफ करेंगे तो नीचे आ जाएगा m2/2। तो देखो बेटा नीचे 4 आ गया। क्या आ गया बेटा, पहले ये सिंपल फॉर्मूला होता था, अब इसमें डिवाइड में क्या गया 4, यानी पहले 4 से 1/4 हो जाएगा। तो यानी f/4, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, 5 का ए इज करेक्ट। चलिए बेटा ये हो गया राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपियर्स, कह रहा है कि अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, और ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होता है, वो अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपियर्स, यानी ये फोर्स अचानक से गायब हो जाए, यानी लगना बंद हो जाए अचानक से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू, तो उस केस में क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही रहेगा। कह रहा है कि बोथ मास एंड वेट बिकम जीरो, तो कह रहा है कि उस टाइम पे मास भी जीरो हो जाएगा, वेट भी जीरो होगा। अरे भाई हमने आपको क्या बताया था, मास कभी जीरो हो ही नहीं सकता, अगर कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तो उसका मास जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, और मास कहीं पे वेरी भी नहीं करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो बेटा हो नहीं पाएगा, है ना, तो ये हो गया गलत। बी, द वेट ऑफ ए बॉडी विल रिमेन सेम बट द मास विल बिकम जीरो, फिर से वही बात गुनगुनाने लगा। अभी तो बताया भाई मास जीरो नहीं होता है। ठीक है, बस मास को जहां जीरो कहे काट दो, उसको तुरंत क्रॉस कर देना। सी, द वेट ऑफ बॉडी विल बिकम जीरो बट द मास विल रिमेन सेम, द वेट ऑफ द बॉडी विल बिकम जीरो, यानी वेट हो जाएगा जीरो बट द मास विल रिमेन सेम, और मास सेम रहेगा। बिल्कुल ये काम हो सकता है। ठीक है, ये काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कह रहा है नाइदर मास नॉर वेट बिकम जीरो, कि ना तो मास जीरो होगा ना वेट जीरो होगा। ठीक, तो देखते हैं भाई। तो देखो बेटा मास कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, तो मास तो भाई जीरो होने वाला है नहीं। अब मास जब जीरो नहीं होगा तो यानी जी की वैल्यू तो जीरो हो सकती है बेटा, समझे आप, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स अचानक से डिसअपियर हो जाए तो उससे लगने वाला एक्सीलरेशन होगा, ग्रेविटेशन एक्शन, दैट इज जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। दैट्स व्हाई वो कह रहा है कि वेट जीरो हो सकता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 7, ए बॉय इज व्हर्लिंग ए स्टोन विद ए स्ट्रिंग इन एन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, एक बालक है, एक लड़का है, उसने एक रस्सी में पत्थर बांधा हुआ और रस्सी को घुमा रहा है, और रस्सी के साथ साथ पत्थर भी घूम रहा है, जैसा आप लोग करते हैं शरारत अक्सर। ठीक है, तो वैसा ही वो भी कुछ कर रहा है। ठीक है, आपसे अलग थोड़ी ना हो जाएगा। इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स द स्टोन, अगर रस्सी अचानक से टूट जाए, या आपने चाकू से काट दी, उसको अचानक से टूट जाए, ब्रेक हो जाए, व्हाट विल हैपन, तो देखो ऑप्शन दिए,
स्टोन विल कंटिन्यू टू मूव इन द सर्कुलर पाथ, यानी ऐसे था, सपोज करो ऐसे था और अचानक से स्टोन क्या हो गया, रस्सी टूट गई। यहां से आप रस्सी ऐसे पकड़ के घुमा रहे थे, ऐसे घूम रहे, अचानक से रस्सी टूट जाए तो बेटा स्टोन भागना शुरू कर देगा। स्टोन उस पाथ को, सर्कुलर पाथ को तोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है विल कंटिन्यू टू मूव इन सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा भाई, उसको पागल कुत्ते ने काटा है क्या? सर्कुलर पाथ में रोटेट करता रहेगा। उसको सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए फोर्स ही नहीं है कोई, तो नहीं रुकेगा, भाग जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। विल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी वो देखो क्या कह रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव करे, सॉरी क्या कहेगा, विल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन में मूव करेगा टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ। भाई पत्थर कहां भागेगा, कह रहे कि बाहर भागेगा, अंदर क्यों आएगा यार वो। ठीक है, नेक्स्ट, विल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। विल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में तो मूव करेगा, देखो मूव करेगा इधर इस डायरेक्शन में, लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ पे एक टेंजेंट खींचो, ये सर्कुलर पाथ पे टेंजेंट खींचा, इस पाथ में वो मूव कर जाएगा, तो बिल्कुल यही ऑप्शन हो जाएगा सही। फिर भी चौथा देख लेते हैं ऑप्शन, विल मूव अलोंग। ठीक है, तो ये मूव नहीं करेगा, यानी उसी डायरेक्शन मूव करता रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, आप समझ रहे हैं क्या कह रहा है, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, इस चीज को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं बेटा, हम कहते हैं इसको डेंसिटी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्या कहते हैं, डेंसिटी। प्रेशर रॉन्ग, फोर्स रॉन्ग, स्पेसिफिक ग्रेविटी रॉन्ग, आंसर इज डेंसिटी, दैट इज 8 का हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। और इसकी डेंसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा, मास की क्या होती है बेटा, किलोग्राम, और वॉल्यूम क्या होती है, मीटर क्यूब, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज पुट 1 by 1 इन 3 लिक्विड्स, एक ऑब्जेक्ट को 3 अलग अलग लिक्विड में रखा जाता है, पुट किया जाता है। तो भाई ऐसे समझ लो, 3 ये बर्तन ले लिए, वैसा ले लिया आपने, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को एक बार इसमें रखा गया ए में, है ना, इसमें 1 में रखा गया, फिर 2 में रखा गया, फिर 3 में रखा गया। ओके, ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, और इनकी डेंसिटी क्या है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट है। द ऑब्जेक्ट फ्लोर्स विद 1 by 9, 2 by 11 एंड 3 by 7। ठीक है, अब ये देखते हैं भाई क्या है। तो कह रहा है ऑब्जेक्ट फ्लोट्स 1 by 9, 2 by 11 एंड 3 by 7 पार्ट्स ऑफ देयर वॉल्यूम्स आउटसाइड द लिक्विड सरफेस, यानी कि जब इसको इसमें डाला जाता है, डुबोने की कोशिश करते हैं हम, है ना, तो क्या कह रहा है कि फर्स्ट वाले केस में जब इसमें डुबोया जाता है, तो सपोज करो भाई यहाँ तक वाटर भरा है, सपोज करो यहाँ तक वाटर इसमें भरा है, वाटर क्या कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो कह रहा है कि पहले वाले केस में इसका 1 by 9 हिस्सा बाहर रहता है, ठीक, दूसरे वाले केस में इसका 2 by 11 हिस्सा बाहर रहता है, और थर्ड वाले केस में इसका कितना 3 by 7 हिस्सा बाहर रहता है। कितना रहता है, 3 by 7 हिस्सा बाहर रहता है, ठीक, ऑफ देयर वॉल्यूम, किसका, उसके वॉल्यूम का। ठीक है, यानी कि उसने आपको ये कहा है कि लिक्विड का कुछ पार्ट बाहर है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, तो वैल्यूज दी हैं। ओके, अब क्या कह रहा है, आउटसाइड द लिक्विड सरफेस इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी D1, D2 एंड D3, इनकी डेंसिटी भी दी है, पहले वाले की 1 वाले की D1, दूसरे वाले की D2, तीसरे वाले की D3 रेस्पेक्टिवली। ओके, नो प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए हैं भाई, आप समझो, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं बेटा, आप समझो। अगर लिक्विड हल्का है ना, अगर लिक्विड हल्का है तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो ज्यादा डूबेगा उसमें। अगर लिक्विड भारी है मींस डेंसिटी उसकी ज्यादा है, ठीक है, तो वो लिक्विड उसमें ज्यादा बाहर रहेगा। ज्यादा डेंसिटी है तो बायोंसी फोर्स ज्यादा लगेगा, ज्यादा बायोंसी फोर्स लगेगा तो लिक्विड से बाहर तैरेगा वो, है ना, ज्यादा पोर्शन बाहर रहेगा। इट मींस इससे क्या निकल के सामने आया, जितना ज्यादा हिस्सा बाहर उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा। क्या कह रहे हैं हम बेटा, फिर से सुनो, डेंसिटी ज्यादा है तो उस पर बायोंसी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में बायोंसी फोर्स ज्यादा लगेगा, ज्यादा नीचे से फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, तो ज्यादा हिस्सा लिक्विड से बाहर रहेगा। इट मींस, तो अब आपको ये देखना है किसका ज्यादा हिस्सा बाहर है। ठीक है, क्या देखना है आपको, किसका ज्यादा वाला हिस्सा क्या है बेटा, बाहर है। तो देखो बेटा, आपको इट मींस ये पता करना है 1 by 9 की वैल्यू ज्यादा है कि 2 by 11 की वैल्यू ज्यादा है या 3 by 7 की वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 by 7 की वैल्यू आएगी सबसे ज्यादा,
ठीक है। उसके बाद रहेगा 2/11, 2/11 की वैल्यू रहेगी थोड़ी सी कम 3/7 से, और सबसे कम 1/9, ठीक है। तो इस तरह से तो 3/7 सबसे ज्यादा हिस्सा बाहर है, तो यानी D3 सबसे ज्यादा, डेंसिटी ऑफ 3 सबसे ज्यादा है, उसके बाद डेंसिटी 2। तो देखो बेटा ये कौन सा है, ये हो गया आई थिंक, देखो D3 ग्रेटर देन किससे, D2 से, और D2 ग्रेटर देन किससे, D1 से। तो ये ऑप्शन आपको लगाना था, तो यानी एरो के साइन भी डिफरेंट डिफरेंट करके दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा D। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, ठीक है। आप समझिए, आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये तो डेंसिटी की होती थी भाई, है ना, ये तो मास बाई वॉल्यूम, ये तो डेंसिटी की होती है। वो किसकी पूछ रहा है, रिलेटिव डेंसिटी की, ओके। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी नहीं हो सकती। यूनिटलेस, यस दैट्स ट्रू, ग्राम पर मीटर क्यूब, ये भी रॉन्ग हो जाएगी। तो देखो बेटा रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड, दैट इज अगर लिक्विड की बात करें तो वाटर। तो भाई ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो डेंसिटी की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी और बचेगा क्या, यूनिटलेस क्वांटिटी, ओके। इन द रिलेशन F इक्वल टू GMM डिवाइड बाई D2, 2 नहीं है बेटा, वो स्क्वायर है ना, D स्क्वायर, द क्वांटिटी G। तो यानी कि G, कैपिटल G के बारे में पूछ रहा है, जिसको हम जानते हैं कि क्या होता है बेटा, वो कांस्टेंट होता है ना G के बारे में। अब वो कह रहा है ना, तो ये तो हमने बता दिया, लेकिन क्वेश्चन में तो नहीं लिखा था कि कांस्टेंट होता, ओके। डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ G एट द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, कह रहा है कि जहां पे, जिस जगह पे आप G की वैल्यू मेजर कर रहे हैं, उस प्लेस पे वो मेजर मतलब डिपेंड करता है। बिल्कुल नहीं डिपेंड करता, G किसी पे भी डिपेंड नहीं करता बेटा, वो कांस्टेंट है। तो आप जान लीजिए कांस्टेंट वैल्यू किसी पे भी चीज पे डिपेंड करती ही नहीं है, ओके। इज यूज्ड ओनली व्हेन अर्थ इज ऑन 2 मासेस, वन ऑफ द 2 मासेस। वो कह रहा है कि ये यूज करते हैं G को, तभी हम यूज करते हैं व्हेन द अर्थ इज वन ऑफ द 2 मास, यानी एक मास उनमें से अर्थ हो, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट का हो, तब यूज करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच लग सकता है, ठीक है। सन एंड मून के बीच भी लग सकता है, अर्थ का होना कंपलसरी थोड़ी ना है, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए सी, इज ग्रेटेस्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, कह रहा है कि अर्थ की सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है G की वैल्यू। भाई हम कह रहे हैं कि कैपिटल G डिपेंड ही नहीं करता है किसी पे, तो है ना, बार बार हमको कहे जा रहा है कि इस पे उस पे डिपेंड करता है, तो हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना। कह रहा है इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ नेचर, कह रहा है कि वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है भैया, वो चेंज नहीं होगा, है ना। तो क्या हो गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट, 11 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस विद, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इंक्रीजेस विद। तो बेटा सीधे से देख लिए, फिर से फॉर्मूला हम फिर से लिख देते हैं। स्मॉल g का फॉर्मूला होता है बेटा यूनिवर्सल कांस्टेंट, दैट इज g डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय d स्क्वायर, या रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ओके। डिक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जैसे जैसे हाइट में डिक्रीज होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तब होगा। इंक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द सरफेस, एक बार कह रहा है इंक्रीज करेंगे हाइट तो हो जाएगा, फिर कह रहा है कि इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा, इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द। अब आप कॉन्सेप्ट समझिए ना, बहुत सारे ऑप्शन दिए, पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आंसर भी हम निकाल लेंगे, ठीक। अब सुनो बेटा, सपोज करो ये है क्या बेटा, अर्थ, ठीक है। यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, सपोज करो उसको, डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया बेटा, d। तो आप देख पा रहे हैं d की वैल्यू ज्यादा होगी, देखो d की वैल्यू इंक्रीज होगी तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज होगी। यानी d की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी सेंटर से डिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, g की वैल्यू घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ओके। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं, कह रहा डिक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की सरफेस से, है ना, अर्थ की सरफेस से जो हाइट है वो डिक्रीज होगी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। अरे क्या बात कह दी है, क्या ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो 12 का ए बिल्कुल करेक्ट हो सकता है और सही चीज बताई गई है, ठीक है। उल्टा रिलेशन है दोनों में, बिल्कुल सही बात, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बट फिर भी हम देखते हैं बाकी कुछ ऑप्शन में ऐसा तो नहीं है जो जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, ओके। इंक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि g की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी कब, इंक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी इसकी d की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। अरे नहीं भाई, d की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो g बेचारा डिक्रीज नहीं हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। इंक्रीज इन द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अब इस चीज को समझिए बेटा, है ना, यही तो पॉइंट था जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको।
तो देखो बेटा, कह रहा है कि अर्थ की सरफेस से थोड़ा नीचे चले जाओ, है ना। अब अर्थ की सरफेस से थोड़ा नीचे चलाओ जाओ तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस तो घटेगी, यानी डी की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो जी की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। बट देयर इज ए पॉइंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, सेंटर की तरफ मूव करेंगे, तो अर्थ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं कि टूट जाएगी, है ना, यानी उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करने लगे। जैसे सपोज करो ये हो गया और ये हो गया, बड़ा वाला, है ना। तो आप समझ करो जैसे आप यहाँ पे पहुंच गए, तो अब ये ऊपर वाला हिस्सा होगा ना बेटा, इस पे आपके जो ऑब्जेक्ट है उसी पे उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगेगा, तो यानी कि उल्टा इफेक्ट वहां पे होने लगेगा, ठीक है। तो यानी कि जी की वैल्यू क्या होने लगेगी बेटा, अब घटने लगेगी, ठीक है, यानी उल्टा इफेक्ट होने लगेगा भाई, ये तो गड़बड़ होने लगेगा, ठीक है। तो यानी ऐसा नहीं है डी की वैल्यू अगर घटेगी तो हमेशा जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, बट आपको ध्यान रखना है वो अर्थ की सरफेस से सेंटर की तरफ ना जाए बस, तो ये पॉइंट नहीं हो सकता कभी भी, है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, लेकिन यहां से एक सीख मिली हमें बेटा। इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, नहीं भाई टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं, राइट ऑप्शन इज ए, 12th का हो गया ऑप्शन बेटा ए। चलिए नेक्स्ट, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है गिव्स द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन, ये किस किस के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू देता है, कह रहा अर्थ एंड द पॉइंट मास, अर्थ ले लो एक मास, दूसरा कोई पॉइंट मास ले लो उसके बीच देता है, ओनली केवल इसी के बीच देता है। तो नहीं भाई ऐसा नहीं है, द अर्थ एंड द सन ओनली, अर्थ और सन के बीच देगा, नहीं भाई हमने कहा ये किसी के बीच भी दे सकता है, तो वो कह रहा है कि ओनली इन्हीं के बीच, तो ओनली तो नहीं बेटा, एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास, ठीक है, किन्हीं भी दो बॉडी के बीच जो कि कुछ मास रखती हैं, उनका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए ना भाई, है ना। तो सही कह रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, टू चार्जेस बॉडी, दो चार्ज बॉडी के बीच ओनली, है ना, तो दो चार्ज बॉडी के बीच भी देता है, लेकिन केवल इन्हीं के बीच देता है, तो ये बात तो नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा 13 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्यूबॉइड इज रेस्टिंग ऑन ए टेबल इन ए वे, एक क्यूबॉइड है मींस उसकी लेंथ कुछ और है, विड्थ कुछ और है, हाइट कुछ और है, ठीक है, यानी कि लेंथ विड्थ हाइट ये क्या बेटा सेम नहीं है, ऐसा कुछ समझ लो आप, है ना। तो ये क्यूबॉइड हो जाता है, या लेंथ विड्थ सेम हो सकती है, हाइट सेम नहीं है ना, तो यानी ऐसा ऑब्जेक्ट समझ लो कुछ, ठीक है, यानी जिसकी तीनों डायमेंशन सेम नहीं है, अलग है कुछ, ठीक है। रेस्टिंग ऑन ए टेबल, वो टेबल पर रखा है, ये लो भाई, ठीक है, ये हो गई हमारी टेबल, और इस पे एक क्यूबॉइड हमने लाके रख दिया, ये रख दिया, है ना, क्यूबॉइड को ऐसा बना देते हैं, ऐसा, ताकि आपको लगे हाँ भाई क्यूबॉइड है। तो ये भाई हमारी टेबल थी और ये हो गया क्यूबॉइड, ओके, इसको रखा है हमने इस पे ले जाके, ओके। वे दैट इट्स ग्रेटर सरफेस इज इन कॉन्टेक्ट विद द टेबल, इसकी ग्रेटर सरफेस मतलब सपोज करो भाई कुछ लेंथ होगी, विड्थ होगी, हाइट होगी, अब वो रखा गया है तो उसका एरिया होगा भाई, जब ये ऑब्जेक्ट इसको टेबल के ऊपर रखा है तो उसका कुछ एरिया होगा, ठीक है। तो हो सकता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इन विड्थ वाला रखा हो, या विड्थ इंटू हाइट वाला रखा हो, या हाइट इंटू लेंथ वाला रखा हो, तो यानी जो एरिया सबसे ज्यादा है वो वाला सरफेस इसकी कॉन्टेक्ट में, यानी कि एरिया ज्यादा है, कुल मिला के आपको इतना समझ लेना है। इफ इट्स पोजीशन इज चेंज, अब वो कह रहा है कि भाई देखो जब सबसे ज्यादा वाला एरिया रखा है, तो आपने देखा था बेटा प्रेशर का फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे इक्वल टू थ्रस्ट दैट इज फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अब खुद समझो अभी क्या था बेटा, सबसे ज्यादा वाला एरिया जो है वो टेबल के कांटेक्ट में है, जब एरिया ज्यादा है तो बेटा प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना, तो एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, ओके। अब इस चीज को एरिया ज्यादा वाले को, मैक्सिमम एरिया वाले को हटा के आप कुछ भी करेंगे तो एरिया तो डिक्रीज होना है ना। अब वो कह रहा है कि ये रखा था एरिया ज्यादा वाला, तो यानी उस टाइम पे प्रेशर सबसे कम था, अब इस एरिया को चेंज करेंगे, किसी और साइड से आप रखेंगे, इट्स पोजीशन इज चेंज, यानी किसी और साइड से आप रखेंगे, तो आप समझ लीजिए बेटा एरिया डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होगा तो बेटा प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब ये ऑप्शन देखते हैं हमारे ऑप्शन में कहां पे है, ओके ठीक है। तो जब पोजीशन चेंज करेंगे, प्रेशर अप्लाइड बाय इट ऑन द टेबल इंक्रीज, बिल्कुल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी आगे देख लेते हैं बेटा, प्रेशर अप्लाइड बाय इट ऑन द टेबल डज नॉट चेंज, कह रहा प्रेशर चेंज ही नहीं होगा, कैसे नहीं होगा भाई, चेंज हो जाएगा क्योंकि एरिया डिक्रीज हो गया। प्रेशर अप्लाइड बाय इट ऑन द टेबल डिक्रीज है, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, नहीं होगा। इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, कह रहा कि सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी है ना, तो सही इन्फॉर्मेशन दी है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए। चलिए
तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी g इन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कैपिटल G की वैल्यू की बात कर रहा है, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द अर्थ। तो हम बता चुके हैं कि बेटा g क्या है, बेटा यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो कांस्टेंट रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, तो कह रहा है कि डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ ओनली, इस पे डिपेंड करती है या रेडियस पे डिपेंड करती है, नहीं करती। हमने कहा है कि वो कांस्टेंट है, मींस कांस्टेंट रहेगी ये वैल्यू, बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो कोई भी चेंज इसमें नहीं होने वाला। राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा कौन सा, डी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के मास और अर्थ की रेडियस पे इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट होती है मतलब उन पर डिपेंड नहीं करती, निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट 16, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड, यानी कि किसी पॉइंट पे प्रेशर लगाया गया, लिक्विड है, लिक्विड के किसी पॉइंट पे जब प्रेशर लगाया जाता है तो उस केस में बात कर रहा है क्या होता है, इज ट्रांसमिटेड, तो वो प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है इक्वली एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑल डायरेक्शन में। इस लॉ को क्या कहते हैं, इस नियम को क्या कहते हैं, इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी, दैट इज पास्कल लॉ। ये हमने 8th क्लास में पढ़ा है, पास्कल लॉ। चलिए, टू पार्टिकल्स आर प्लेस एट सम डिस्टेंस, यानी दो पार्टिकल हैं, उनको कुछ दूरी पर रखा गया, डिस्टेंस पे रखा गया है। इफ द मास ऑफ ईच ऑफ टू पार्टिकल्स इज डबल, अब देखो बेटा हम पहले दो पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है G, ठीक है, थोड़ा स्पेस दे के लिखते हैं M1 एंड थोड़ा स्पेस दे के लिखते हैं M2। ठीक है, G M1 M2 डिवाइड बाय दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज R मान ली हमने, उनके स्क्वायर। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ मास ऑफ ईच ऑफ द टू पार्टिकल्स इज डबल, तो पहले देखो बेटा बेसिक सबसे स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला फोर्स की वैल्यू आती है वो ये आती है। ठीक है, अब इसमें क्या करें, इफ द मास ऑफ ईच ऑफ द टू पार्टिकल्स इज डबल, दोनों के मास को डबल कर दो, यानी पहले वाले मास को भी डबल कर दो, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो क्या आ जाएगा बेटा 2 × 2 4, यानी इस पहले वाले प्रीवियस फॉर्मूले में 2 × 2 दैट इज 4 आ जाएगा, यानी पहले से 4 गुना हो जाएगा। तो 4 टाइम्स वाला कहाँ है बेटा, आप देख पा रहे हैं कहीं पे, तो ये रहा 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी 17 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मोशन, अर्थ सर्कुलर मोशन करती है, मूव करती है सर्कुलर पाथ में अराउंड द सन, सन के चारों तरफ, बिकॉज ऑफ विच फोर्स, यानी किस फोर्स के कारण ऐसा करती है वो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टैटिक नहीं, अप्लाइड फोर्स, जी नहीं, यहाँ पे कुछ मिस है। ठीक है, फिर भी ये फोर्स नहीं होगा। राइट ऑप्शन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कि पूरे चैप्टर में हम ग्रेविटेशनल फोर्स ही पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये ट्रू भी है कि बेटा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रोटेट करती है, घूमती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू अर्थ बाय, यानी कि जो एटमॉस्फेयर होता है ऑफ द अर्थ, अर्थ का एटमॉस्फेयर मीन्स बेटा किसकी बात कर रहा है, ये एयर की बात कर रहा है ना। एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी, अदर गैसेस भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल भी होती है, वाटर वेपर भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये अर्थ के आसपास जो एटमॉस्फेयर है कि यहाँ से चला क्यों नहीं जाता, उड़ क्यों नहीं जाता है, यहीं पे क्यों मेंटेन है वो। ठीक है, तो ये आपसे जानना चाह रहा है। कह रहा अर्थ बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स के कारण, विंड एनर्जी के कारण, ठीक है, यानी विंड के कारण, यानी आंधी वगैरह हवा वगैरह चलती है उसके कारण ऐसा होता है, या फिर आपसे कह रहा है क्लाउड के कारण ऐसा होता है। ठीक है, या आपसे कह रहा है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऐसा होता है। तो किसके कारण ऐसा होता है ये आपसे जानना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए बेटा, तो ग्रेविटी, विंड, क्लाउड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तो यहाँ पे बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्लाउड्स, तो बेटा क्लाउड्स तो जब क्या है ना, रेनी सीजन आएगा तो क्लाउड्स होते हैं, यानी इसके अलावा कभी होता ही नहीं क्या एटमॉस्फेयर, होता है एटमॉस्फेयर। विंड यानी जब हवा चलेगी या हवा रुकेगी तब ऐसा होता है क्या, नहीं बेटा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ग्रेविटी, 19 का हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे 20। द इक्वेशन एफ, ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूला है ना, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, फॉर्मूला वही है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको लिख के दिखाया था, टाइप करके दिखाया था। एफ इक्वल टू कैपिटल जी M1, ठीक है, ये हो गया आपका M1 एंड सेकेंड इज M2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके,
तो कह रहा है द इक्वेशन, ये जो फोर्स है इज वैलिड फॉर, यानी ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, कह रहा है कि रेक्टेंगुलर बॉडी केस के लिए, स्फेरिकल बॉडीज के लिए, इलेप्टिकल बॉडीज के लिए या सर्कुलर बॉडीज के लिए। ठीक है, तो देखो बेटा वैसे तो ये सभी बॉडीज के लिए वैलिड है, चाहे रेक्टेंगुलर और स्फेरिकल और इलेप्टिकल हो, यानी यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन आ जाता ऑल ऑफ द अबव तो ऑल ऑफ द अबव सही हो जाता। ठीक है, बट अब उसने हमें कंडीशन दे दी कि भाई इनमें से ही कोई एक कंडीशन आप सेलेक्ट करो, तब हमारी मजबूरी हो जाती है, हमारे पास लिमिटेशंस हैं कि इन चार में से कोई एक ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो जो ज़्यादा करेक्ट होगा वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी, स्फेरिकल बॉडीज। ठीक है, स्फेरिकल बॉडीज के लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, the force of attraction between two unit point masses separated by a unit distance is called। ठीक है, इट मीन्स बेटा क्या हुआ, पहले हम सबसे पहले फिर से वही फॉर्मूला राइट डाउन कर ले रहे हैं यहाँ पे F इक्वल टू जी, है ना, ये फॉर्मूला आपको लिखते लिखते ही याद हो जाएगा, जी m1 m2 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर। आप समझिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इस एफ की बात कर रहा है बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मासेज, यूनिट पॉइंट मासेज यानी ऐसे मासेज जिनकी वैल्यू क्या यूनिट है, यूनिट मींस 1 है, यानी m1 की वैल्यू रख देनी है 1, m2 की वैल्यू भी रख देनी है 1, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, सेपरेटेड बाई ए यूनिट डिस्टेंस, और ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं, यूनिट डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस में 1, तो यहाँ पे r की वैल्यू भी रख देंगे आप 1, तो r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो देखो बेटा ये दोनों मास भी हो गए 1, r भी हो गया 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गए तो भी बन आना है, तो f इक्वल टू किसके हो जाएगा, तो f हो जाएगा उस केस में g के इक्वल। अब देखते हैं क्या दिया है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा g, तो देखो बेटा g कहाँ है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, वो तो स्मॉल g होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं, ये भी नहीं होता, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज कैपिटल G की बात कर रहा है यहाँ पे, राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा डी। नेक्स्ट, इफ मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए बॉडी इनटू ए यूनिट एक्सेलरेशन द बॉडी हैज, आप समझो भाई। ठीक है, कह रहा है द मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड, कह रहा है कि जब ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होता है, ज़्यादा फोर्स अगर हमको चाहिए टू ब्रिंग ए बॉडी इनटू ए यूनिट एक्सेलरेशन, किसी बॉडी को यूनिट एक्सेलरेशन में लाने के लिए, अब ऐसा समझो भाई ये एक बॉडी है जिसका मास है 10 किलोग्राम, है ना, ये रुकी हुई थी, स्टेशनरी थी, इसको हमें एक्सेलरेट करना है, फोर्स लगाना है। ठीक है, तो भाई इस पर कोई एक्सेलरेट करना है और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी करनी है 1, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है करनी है 1। अब इसको एक्सेलरेशन करने के लिए हमें कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, सपोज करो हमने फोर्स लगाया कितना F1 लगाया, इसका मास कितना है 10 kg, कितना है बेटा 10 kg सपोज करो। ठीक, अब वो कह रहा है इफ मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड, यानी इस ऑब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ज़्यादा फोर्स बेटा कब लगाना पड़ेगा, जब भाई बॉडी का मास ज़्यादा हो जाएगा, बॉडी का मास ज़्यादा हो जाएगा मतलब 10 से कुछ ज़्यादा होगा, सपोज करो हमने कितना मान लिया 100 kg। अब आप समझो इस 100 kg के ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन कितना करना है, इसका एक्सेलरेशन करना है कितना 1, तो देखो बेटा डेफिनेटली हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा यानी जो F2 लगाएंगे इस केस में वो कितना होगा, ज़्यादा होगा। इट मीन्स वो कह रहा है, उसने अब आपसे कह दिया कि F1 के कंपैरिजन में F2 आपको ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली इस बॉडी के बारे में कौन सी बात सही, तो ये तो देखो बेटा मास ज़्यादा है ना इसका, तो लेस मास नहीं, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स, जी नहीं, मोर मास, तो आंसर हो जाएगा बेटा मोर मास, यानी ज़्यादा मास उसका होगा बॉडी का। ठीक है, चलिए 23, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ रेडियस r इज, यानी कह रहा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द अर्थ पे है, और अर्थ की रेडियस कितनी है बेटा r है, तो कह रहा है अब देखो बेटा कॉन्सेप्ट को समझो, है ना क्लियरली। सपोज करो भाई ये अर्थ हो गई, ये इसका सेंटर हो गया और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम सभी जानते हैं कि अर्थ की रेडियस कितनी होती है r, ये वैल्यू कितनी है r है। अब वो कह रहा है सपोज करो भाई यहाँ पे रखा था, इसका वेट था कितना W, इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना था बेटा W था। अब इस ऑब्जेक्ट को लेके आप आ गए अर्थ के सेंटर पे, पहले ये सरफेस पे रखा था, इसको लेके आप कहाँ पे आ गए सेंटर पे। अब समझो भाई इसका वेट कितना हो जाएगा, तो समझो देखो बेटा क्योंकि ये सेंटर पे आ चुकी है, अब सेंटर से हम अगर एक लाइन खींच दें तो आप देखो बेटा अर्थ का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, तो ये इस ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, और अर्थ का जो नीचे वाला हिस्सा है ये इस ऑब्जेक्ट को नीचे की डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा। इट मीन्स इस ऑब्जेक्ट पे
टोटल फोर्स लगेगा बेटा जीरो, है ना। ऊपर वाला ऊपर को खींचेगा, नीचे वाला नीचे को, तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी उस टाइम पे इस अर्थ द्वारा जो फोर्स लगाया गया वो नेट फोर्स हो जाएगा बेटा जीरो। और अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाती है उसी को तो हम कहते हैं वेट। तो यानी कि उसका वेट कितना हो जाएगा बेटा जीरो, उसका वेट कितना हो जाएगा जीरो। राइट आंसर है जीरो। अब आप सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझो बेटा, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो अर्थ की सरफेस पे रखा है तो उस टाइम पे उसका वेट क्या होगा बेटा मैक्सिमम होगा, उसका वेट क्या होगा मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, स्मॉल जी, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन की। अगर अर्थ सरफेस से आप किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा दूर लेके जाएंगे या अर्थ के सेंटर में अर्थ के और ज़्यादा करीब लेके आएंगे तो वहाँ पे वेट उसका डिक्रीज होना ही होना है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द माउंट एवरेस्ट इज, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की बात कर रहा है किस पे, माउंट एवरेस्ट पे। तो देखो भाई ये मान लिया हमने अर्थ है, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। तो मोस्टली हम मान के चलते हैं कि भाई इसकी रेडियस क्या है, ऑन एक एवरेज रेडियस की वैल्यू कितनी है आर। लेकिन जब हम माउंट एवरेस्ट होगा तो वहाँ पे जाहिर सी बात है पहाड़ बने होंगे ऊंचे ऊंचे, तो यानी ये जो सेंटर से डिस्टेंस है ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। ये ज़्यादा हो जाएगी तो अब समझिए बेटा जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू होती है कैपिटल जी और मास ऑफ द अर्थ दैट इज एम और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। डिवाइड बाई क्या होता है बेटा आर स्क्वायर। तो आप खुद समझो बेटा, माउंट एवरेस्ट पे आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आर स्क्वायर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। जब आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आप समझ सकते हैं जी की वैल्यू क्या होगी बेटा डिक्रीज होगी। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज। तो यानी कि जी की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी पहले जितनी जी की वैल्यू थी उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लेस देन जी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन इन एयर। एक ऑब्जेक्ट है उसका वेट हमने मेजर किया, कहाँ पे मेजर किया, एयर में। यानी सिंपली हम एयर में ही मेजर करते हैं, कोई नई बात थोड़ी ना है, ठीक है। तो सपोज करो भाई ये ऑब्जेक्ट था और हम सभी लोग जानते हैं इसका वेट कितना है 10 न्यूटन। एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं, ओके इरेजर से इरेज करेंगे इसको, ठीक, ओके। अब आते हैं, तो देखो बेटा ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट है कितना 10 न्यूटन। तो हम सभी जानते हैं कि भाई वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, नीचे की डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। जब हमने कहा एयर में मेजर किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट को लेके आ गए कहाँ, किसी लिक्विड में, है ना। लिक्विड में हमने इसको डुबो दिया। ये लो भाई, ये सपोज करो यहाँ पे कोई लिक्विड भरा है, यहाँ पे कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे डुबोया, ठीक। अब इसको हमने यहाँ पे डुबो दिया, चलो भाई इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डुबोया और अब हम वेट इसका मेजर कर रहे हैं। तो हमने देखा इसका वेट कितना आया, इसका वेट आया 8 न्यूटन। कितना आया है 8 न्यूटन। अब खुद समझो भाई, पहले था इसका वेट 10 न्यूटन, अब आ रहा है 8 न्यूटन। इट मीन्स यानी कहीं ना कहीं पे इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा है 2 न्यूटन। भाई पहले 10 था, ऊपर के डायरेक्शन में 2 न्यूटन लगा होगा तभी तो 8 आएगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं इस पे 2 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा है। और ये अपवर्ड फोर्स कौन सा लगा है, ये लगा है बेटा जब लिक्विड में उसको इमर्स किया जाता है तो बायोन्सी फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बायोन्सी फोर्स कितना लगा है 2 न्यूटन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा। और हाँ आप जान लीजिए ये जो बायोन्सी फोर्स होता है बेटा, इस ऑब्जेक्ट ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा उस डिस्प्लेस लिक्विड का जो वेट होता है वही होता है बायोन्सी फोर्स के इक्वल। तो उसने वही पूछा था द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, यानी बायोन्सी फोर्स कितना था, एक इनडायरेक्ट वे में पूछा था। तो दैट इज 2 न्यूटन। तो इस तरह से 25 का हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन इज राइट, 2 न्यूटन। नेक्स्ट, द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जी हैज द यूनिट, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कैपिटल जी, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो भाई आपको कई बार याद करा चुके हैं, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये होती है सी, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ए गर्ल स्टैंड्स ऑन ए बॉक्स हैविंग 60 सेंटीमीटर लेंथ, 40 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 20 सेंटीमीटर ब्रेथ। यानी कि एक गर्ल है, ठीक है, वो एक बॉक्स है और उस बॉक्स की डायमेंशन दी है, उस पे उसको खड़ा किया जाता है, वो यानी वो खड़ी है किस पे, इस बॉक्स के ऊपर जिसकी डायमेंशन इतनी 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 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रेक विल बी, ठीक है। यानी कि प्रेशर जो होगा, जो लगाया जा रहा है, ब्रेक या बॉक्स कह लो ये, ठीक है, इसके द्वारा क्या होगा, विल बी कह रहा है मैक्सिमम व्हेन लेंथ एंड ब्रेड्थ फॉर्म द बेस, मैक्सिमम व्हेन ब्रेथ। अब देखो बेटा आप एक सिंपल सी बात समझ लो, ठीक है, पहले भी इससे पहले कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। तो प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स,
है ना, क्या हो जाएगा बेटा फोर्स, जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं, डिवाइड बाई एरिया। अब आप समझो बेटा, जो लड़की का वेट होगा वो तो भाई फिक्स है, लड़की का वेट तो चेंज नहीं हो जाएगा, तो फोर्स तो फिक्स है, कांस्टेंट हो गया ए। अब आप समझो बेटा, ए की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो पी की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसी तरह से अगर एरिया की वैल्यू डिक्रीज होगी तो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब उसने क्या पूछा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक विल बी, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक विल बी मैक्सिमम, किस केस में मैक्सिमम होगा, तो बेटा मैक्सिमम कब होगा, तो आप समझ लीजिए जब एरिया सबसे कम होगा। एरिया सबसे कम कौन सा, अब देखो जरा मल्टीप्लाई करके, तो देखो बेटा 60 इंटू 40 को करेंगे, है ना, 2400 आएगा, 2400 आ गया, है ना, 40 को और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आएगा, और 20 को और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आएगा। तो यानी सबसे कम किस में आ रहा है, जब हम 40 को 20 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 40 क्या है बेटा, 40 ब्रेड्थ है, 40 क्या है, ब्रेड्थ है, और 20 क्या है, विड्थ है। तो अब ऐसा ऑप्शन देख लो, मैक्सिमम कब होगा, जब ब्रेड्थ और विड्थ हो। तो देखो मैक्सिमम मैन लेंथ एंड विड्थ, लेंथ एंड विड्थ आगे नहीं हो सकता, मैक्सिमम मैन ब्रेड्थ एंड विड्थ, यही हो जाएगा राइट ऑप्शन, दैट इज ये बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 27 क्वेश्चन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज 4-fold, यानी मास को 4 गुना बढ़ा दिया गया है, एंड मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज 16-fold, यानी कि भाई फोर्स के फॉर्मूले में, जो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है, किसी एक मास को 4 गुना कर दिया गया है, दूसरे को कर दिया गया 16-fold, 16 गुना। हाउ शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन देम चेंज टू कीप द सेम ग्रेविटेशन फोर्स। अब क्या कह रहा है भाई, देखो सुनो, पहले फॉर्मूला लिख लें, है ना, ये लो बेटा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, F इक्वल टू जी, थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं ना, कुछ वैल्यू में पुट करनी है यहाँ पे, m1 m2 और नीचे क्या है बेटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, कह रहा है कि पहले मास को 4 गुना बढ़ा दो, तो भाई m को कर दो, इस m1 को कर दो 4m1, तो ये हो गया 4 गुना बढ़ गया, ठीक, इनटू m2 को कर दो 16 गुना, लो भाई m2 को कर दिया 16 गुना, ठीक। अब कह रहा है कि भाई देखो पहले फॉर्मूला जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन जब आपने m1 को 4 टाइम्स कर दिया, m2 को 16 टाइम कर दिया, तो देखो बेटा 16 इंटू 4 कितना हो गया 64, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा 64, ठीक है, यानी 64 गुना हो जाएगा फोर्स। लेकिन अब कह रहा है कि अगर इस फोर्स को अनचेंज रहना है, इस फोर्स की वैल्यू को हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, डिस्टेंस की वैल्यू में कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस की वैल्यू में कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस की वैल्यू को क्या कितना कर दें, ठीक है, समझे क्वेश्चन। तो भाई हम चाहते हैं कि डिस्टेंस, इनका मास बढ़ाने का कोई इफेक्ट ना हो, तो हम तो देखो आर, ये क्या है आर स्क्वायर, तो देखो कितना 16 इंटू 4 यानी कितना आ रहा है 64, ऊपर वैल्यू कितनी आ रही है 64, तो देखो बेटा नीचे भी वैल्यू 64 आ जाएगी, तब तो 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा और एफ की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इट मीन आर की वैल्यू को कितना कर दो आप 8, देखो 8 करो, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, तो ऊपर वाले 64 से नीचे वाला 64 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एफ की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो यानी इसको क्या करना पड़ा 8 टाइम्स कर देना है, तो 28 का हो जाएगा बेटा सी। चलिए बेटा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम ए ट्री, ये एप्पल बहुत परेशान करता है, यही एप्पल था जो न्यूटन के ऊपर गिरा था, है ना। एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम ए ट्री बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है, एक एप्पल ट्री से फॉल करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है, कई बार पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बिटवीन द अर्थ एंड एप्पल, ओके, अर्थ और एप्पल के बीच अट्रैक्शन फोर्स था, उसकी वजह से एप्पल गिरा। इफ F1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द एप्पल, यानी कि भाई जो अर्थ लगा रही है किस पे, ये है अर्थ, और ये किस पे फोर्स लगा रही है एप्पल पे, कितना, यानी अर्थ खींच रही है एप्पल को अपनी साइड, कितना फोर्स लगा रही है, ये लो भाई F1 लगा रही है, कितना फोर्स लगा रही है F1, ठीक। और क्या है, एंड F2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द एप्पल ऑन द अर्थ, और ये भाई जो एप्पल है ये महाराज भी अर्थ को खींच रहे हैं, ये महाराज क्या कर रहे हैं, अर्थ को खींच रहे हैं अपनी साइड, तो इस फोर्स का नाम क्या दे दिया F2। तो अब पूछा जा रहा है, अब आपसे कुछ बात पूछी जा रही है, क्या F1 इज वेरी मच ग्रेटर देन F2, यानी जो फोर्स अर्थ लगा रही है एप्पल पे दो, जो कि F1 है वो बहुत ज्यादा होता है F2 से। अरे ये क्या बात हुई भाई, तो आप जान लो बेटा, जो हम फॉर्मूला बताए थे F इक्वल टू F1 F G बराबर, सॉरी कैपिटल F इक्वल टू G M1 M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर,
वो किसी एक मास में नहीं होता बेटा, वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लगता है। यानी पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगाया, सेम अमाउंट का फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे लगाएगा। यानी इस केस में चाहे अर्थ एप्पल पे लगाए या एप्पल अर्थ पे लगाए, दोनों सेम फोर्स लगाएंगे, यानी F1 और F2 क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। तो कहाँ है ऐसा ऑप्शन, ये रहा डी ऐसा ऑप्शन, F1 एंड F2 आर इक्वल 29 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 30, When you put an object on a spring balance, जब आप ऑब्जेक्ट को रख देते हैं स्प्रिंग बैलेंस पे, तो मैं थोड़ा सा रफ स्केच एक बना देता हूँ, है ना। स्प्रिंग बैलेंस क्या होती है बेटा, ऐसी एक स्प्रिंग बैलेंस होती है, यहाँ पे पॉइंटर लगे होते हैं ना, निशान बने होते हैं 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंटर लगा होता है। ये पॉइंटर क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे हम कोई वेट लटकाते हैं तो ये नीचे होता है, तो ये पॉइंटर ऊपर नीचे जाता है, जिसको देख के हम रीडिंग बता दिया करते हैं, ऐसा कुछ होता है। What do you measure, आप मेजर क्या करते हैं उससे, स्प्रिंग बैलेंस से कह रहा है कि मेजर क्या करते हैं, कह रहा है वेट मेजर करते हैं। वेट का मतलब समझ रहे हो बेटा, W इक्वल टू एम जी, एम इंटू जी मेजर करते हो आप, ओके करते हैं। फोर्स मास एक्सीलरेशन क्या मेजर करते हैं, तो देखो बेटा जब इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट लटका है तो हम उससे मेजर करते हैं बेटा एम इंटू जी, क्योंकि जी भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो जी तो आना ही आना, जी आना है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बेटा, वेट, जिसमें एम भी आता और जी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 30 का, क्या हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलिए ठीक है, अगर ऑप्शन में होता वेट एंड मास तो शायद हम कुछ सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल वेट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द मास ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड टू बी, ठीक है, मास ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का मास है, इज मेजर्ड टू बी 12 किलोग्राम ऑन द मून, यानी उसको मून पे मेजर किया गया 12 किलोग्राम, ओके। इफ इट इज टेकन टू द अर्थ इट्स मास विल बी, तो देखो बेटा हम एक चीज जान लो बेटा, जो g की वैल्यू होती है, g की वैल्यू जो मून पे होती है वो होती है क्या, g की वैल्यू जो अर्थ पे होती है उसका कितना होती है बेटा, उसका 1/6। अब आप समझो, तो जब कभी भी हम वेट निकालेंगे तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, m, क्या होता है बेटा, m इंटू जी, ये होता है फॉर्मूला वेट का। अब आप खुद समझो, तो देखो बेटा वो कह रहा मून पे, यहां समझो मून पे कितना मेजर किया गया, 12 किलोग्राम। अच्छा, मून पे मेजर कितना किया गया 12 किलोग्राम, तो देखो भाई तो मून पे कैसे मेजर किया होगा हमने, ठीक है, आप समझ सकते हैं 12 किलोग्राम मेजर किया गया, ठीक है। इफ इट इज टेकन टू द अर्थ इट्स मास विल बी, तो उसका मास क्या हो जाएगा, तो बेटा देखो g की वैल्यू चेंज हो रही है, मास की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना है, इतना सब कंफ्यूजन नहीं पालना है, ठीक है। तो अगर वो कहता वेट तब हम कुछ गुणा भाग तरीका लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या बेटा मास की बात हो रही है, तो मास नेवर चेंजेस, ठीक है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा 12 किलोग्राम, क्या हो जाएगा 12 किलोग्राम। तो उसने मास की बात की है, इसलिए मास कभी भी चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है, ठीक है। अगर वेट की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर हम वेट मेजर करते हैं कि भाई अर्थ में वेट कितना हो जाएगा, तो 6 टाइम हो जाता, 12 इंटू 6 दैट इज 72 किलोग्राम, सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 12 किलोग्राम, ओके। इन स्पेसशिप, ठीक है, स्पेसशिप है, कोई स्पेस में है ना एक शिप, मूविंग इन स्पेस, वो स्पेस में मूव कर रहा है, ठीक है भाई, स्पेसशिप है तो स्पेस पे मूव करेगा। पर्सन एक्सपीरियंस, वहां पे जो पर्सन है उन्होंने एक्सपीरियंस किया वेटलेसनेस, यानी उनको ऐसा लगा कि हमारा कोई वेट ही नहीं, फ्री हल्के फुल्के हम उड़ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने स्पेस में ऐसा फील किया। इसका मीनिंग क्या निकला, ठीक है, मास इज जीरो, यानी क्या उनका मास जीरो हो चुका था, बिल्कुल गलत बात है। हमने कहा था मास चेंज नहीं होता, बार बार बोल रहे हैं आपको कि मास कभी भी चेंज नहीं होने वाला। सेकंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो, बिल्कुल सही, ये हो सकता है, जी की वैल्यू चेंज हो सकती है, मास चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो, कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा। अब आप समझो भाई ये क्या वाला है, तो देखो बेटा ग्रेविटी जीरो हो जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब जीरो हो जाती है तभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी जीरो हो जाता है ना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी, यानी इन दोनों में से भी अगर कोई राइट ऑप्शन सेलेक्ट करने को जाए तो वो हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो हो जाता है, उसकी वजह से एफ भी जीरो हो जाता है ना, तो ऐसा कह सकते हैं। तो आप फोर्स को जीरो नहीं कह सकते, फोर्स तो और की बहुत सारी तरीकों से जीरो हो सकता है। नेक्स्ट, ए कॉइन एंड ए फीदर आर ड्रॉप टुगेदर इन वैक्यूम, व्हाट विल हैपन, ठीक, तो यानी कि एक कॉइन है, एक सिक्का है, डेफिनेटली मेटल का होगा, है ना, मेटल का एक सिक्का जो कि हैवी होता है, और एक फीदर जो पंख होते हैं ना, किसी कबूतर का ले लो, किसी क्रो का ले लो, है ना, तो दोनों को, एक कॉइन को छोड़ा गया और एक फीदर को छोड़ा गया, किसमें, वैक्यूम में। वहां पे क्या बेटा वैक्यूम है। अब क्या कह रहा है आपसे, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ठीक है देखते हैं क्या होगा। द कॉइन विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट,
कॉइन पहले पहुंच जाएगा क्योंकि कॉइन भारी है। कैसा होगा जी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो आप ध्यान रखो बेटा, उन पे एक्सेलरेशन सेम लग रहा है तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। कब? जब वहां पे वैक्यूम है। लेकिन आप समझ लीजिए, अगर दो ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में गिराया जाएगा अंडर द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन तो वो सेम टाइम पे पहुंचेंगे। लेकिन बीच में अगर कोई गैस है, कोई एयर है, कोई लिक्विड है, तो एयर का रेजिस्टेंस लग जाएगा फीदर पे ज्यादा, तो एयर फीदर क्या बेचारा देर में पहुंचेगा, है ना। लेकिन जब वैक्यूम हो तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचने वाले हैं। तो राइट ऑप्शन कहां है भाई? बोथ विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी, 33 का सी। चलिए नेक्स्ट, A balloon of mass m is rising with an acceleration a। कोई बैलून है, गुब्बारा है, is rising यानी ऊपर जा रहा है, ऊपर उठ रहा है। ठीक है, तो भाई देखो ये गुब्बारा था, ये ऊपर जा रहा है और इसको एक्सेलरेशन कितना मिल रहा है? a। कितना मिल रहा है बेटा? a, है ना। थोड़ा सा इधर हो गया, आप समझ लीजिए a। एट ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम, यानी बिना कोई टाइम गवाए हुए, बिना कोई टाइम कंज्यूम किए हुए, फ्रैक्शन ऑफ टाइम, बिल्कुल बहुत जरा सा हिस्सा, इट्स मास इज डिटैच्ड। इसका मतलब मास कहां से आया भाई गुब्बारे में? अब आप समझो, इस गुब्बारे में कोई चीज जुड़ा हुआ था, कोई मास अटैच था। ठीक है, तो जब गुब्बारा मास के साथ जा रहा था तो ऊपर जा रहा था किस एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। अब कह रहा है इट मास इट डिजाइन, अचानक से मास को कट कर दिया जाए यानी मास हटा दिया जाए तो मास तो बेचारा नीचे गिर जाएगा। उस टाइम पे इस बैलून पे क्या होगा? क्या इसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो कह रहा है इट्स एक्सेलरेशन विल बी डेफिनेटली यार, जब उसका मास डिक्रीज हो गया है तो वो तेजी से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है? अनचेंज। क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इंक्रीज, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा। सी कह रहा है डिक्रीज, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है नन ऑफ दीज, यानी उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आप समझो भाई, जब बैलून है, ठीक है, उससे मास डिटैच कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा बेटा? उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि पहले जो फोर्स लग रहा था, ठीक है, पहले उसको जो नीचे रख रहा था ये मास, इसकी वजह से इस पे वेट लग रहा था नीचे की टाइप, अब मास हो गया कम। ठीक है, तो जैसे ये डिटैच होगा इससे तो ये तेजी से ऊपर जाएगा, यानी इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज। 34 का हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, When a body is partially or completely immersed, जब कोई बॉडी पार्शली यानी थोड़ी डुबोई जाए और कंप्लीटली immersed और पूरी डुबो दी जाए इन ए फ्लूइड, फ्लूइड मींस किसी लिक्विड में भी हो सकता है, किसी गैस में भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे फ्लूइड का मतलब क्या है बेटा? किसी लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। द फ्लूइड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, तो फ्लूइड क्या करता है बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। यानी ऐसे ले लो, यहाँ पे कोई फ्लूइड था है ना, कोई वाटर भरा हुआ था, इसमें किसी ऑब्जेक्ट को डुबोया गया तो ये फ्लूइड जो है इस पे ऊपर की डायरेक्शन में बायोन्सी फोर्स लगाता है। ठीक, whose magnitude is equal to the weight of the displaced fluid, और इसका जो बायोन्सी फोर्स लगता है ये इस लिक्विड को कितना डिस्प्लेस किया गया, यानी यहाँ से अगर सपोज करो वाटर बाहर आने लगे, ठीक है, इसको डुबोगे आप तो कुछ पानी बाहर आएगा, तो उस लिक्विड का वेट जो मेजर किया जाए उसी के बराबर अमाउंट में बायोन्सी फोर्स लगता है। ठीक है, सही बात। दिस इज कॉल्ड एज, यानी इसको हम कहते क्या है? कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा इफेक्ट है ये? तो देखो बेटा दिया है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, टिंडल इफेक्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बर्नौलीज थ्योरम। तो भाई बर्नौलीज का तो फिलहाल हम कोई रूल सुने नहीं है, अभी हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो बर्नौली वाला तो हो नहीं सकता। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये भी नहीं है बेटा, टिंडल इफेक्ट नहीं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये हम पढ़े हैं, है ना, तो ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 36, द ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेज, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, क्या होता है? टाइड्स, ज्वार भाटा जो आते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। मोशन ऑफ मून, मोशन ऑफ मून यानी मून जो है वो मोशन करता है और पर्टिकुलर ऑर्बिट में। बोथ ए एंड बी, बिल्कुल सही, दोनों रीजन है, बोथ ए एंड बी। तो 36 का हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 37 क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी की वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। इट इज मैक्सिमम एट, ये मैक्सिमम होगा कहाँ? आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, अगर अर्थ को रेडियस मान लिया जाए तो देखो बेटा आप जान लो कि ये अर्थ है और ये है अर्थ की सरफेस, ठीक है, और ये हो गई आर। ठीक, तो आप जान लो बेटा अगर आप अर्थ की सरफेस पे हो तो जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसके अलावा आप अर्थ की सरफेस से दूर जाओगे तो भी जी की वैल्यू घटेगी, अर्थ के सेंटर की करीब आओगे यानी सरफेस से नीचे आओगे तो भी ग्रेविटी, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी वैल्यू घटेगी। ठीक, आप देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, ग्रेविटी इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होती है कहाँ? हाइट r/2 नहीं, द सेंटर ऑफ द अर्थ जी नहीं, सरफेस ऑफ द अर्थ बिल्कुल सही।
तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा सर 37 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा 38। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ये आगे चला गया ज्यादा। ठीक, हाँ एक मिनट इसको पीछे कर लेते हैं बेटा। ओके 37 दैट इज 38। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ऑन मून इज, यानी आपसे कुछ वैल्यू पूछना चाह रहा है, रेशियो पूछ रहा है किसका, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, यानी जी डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑन द मून, यानी जी मून। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो देखो बेटा हम सभी जानते हैं कि ये जो होता है 6 टाइम होता है और मून पे जो जी होता है वो 1 टाइम्स होता है। ठीक है, तो ये नहीं रेशियो कितना आ जाएगा बेटा 6:1, दैट इज उसको 6 ही बोलेंगे। 6/1 को क्या बोलेंगे बेटा 6 ही बोलेंगे। 38 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ जी वाज फर्स्ट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय। तो देखो बेटा आपसे कह रहा है कि जी, ठीक है, ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है कैपिटल जी, इसकी वैल्यू सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके किसने फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो बेटा लॉ तो वैसे न्यूटन ने दिया था, लेकिन ये जी की वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है न्यूटन ने, हेनरी कैवेंडिश ने, केपलर ने, गैलीलियो ने। तो 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा हेनरी कैवेंडिश। क्या हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश, बी ऑप्शन। तो बेटा ये जी की वैल्यू फाइंड करने की बात कर रहा है, ये लॉ की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, if buoyancy force is 1/4 of weight of the object, what will be the weight felt in the liquid। अब आप समझो भाई क्या कह रहा है। if buoyancy force is 1/4, सपोज करो, ठीक है ऐसे सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है W। ठीक, आप कह रहा है buoyancy force is 1/4 of weight, यानी भाई हम सभी जानते हैं जो वेट लगता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है और बायोंसी फोर्स जो लगता है वो कितना लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अब बायोंसी फोर्स कितना है 1/4 ऑफ वेट, यानी कि बायोंसी फोर्स जो लग रहा है वो 1/4 लग रहा है किसका, वेट का। तो वेट का W/4 ऊपर की डायरेक्शन में। तो कह रहा है व्हाट विल बी द वेट फेल्ट इन द लिक्विड। तो भाई हमें लिक्विड का वेट कितना फील होगा जब ये लिक्विड में डूबा है। तो देखो बेटा होना तो चाहिए था W, लेकिन बायोंसी फोर्स लग रहा है W/4, तो इतना कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3W/4। कितना आ जाएगा 3W/4। तो देखो कहाँ पे आ रहा है, ये आ गया 3/4 ऑफ वेट, यानी वेट को क्या कहेंगे W। तो आंसर हो जाएगा 40 का सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एप्पल फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। एक एप्पल अर्थ के दिशा में गिर रहा है बिकॉज द अर्थ अट्रैक्ट्स, अर्थ इसको अट्रैक्ट करती है, इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है। बिल्कुल सही बात है। द एप्पल ऑल्सो अट्रैक्ट, और एप्पल भी भाई अट्रैक्ट करता है, फोर्स लगाता है ऑन द अर्थ बाय द सेम फोर्स, सेम फोर्स लगाता है। यानी अर्थ जितना फोर्स एप्पल पे लगाती है उतना ही फोर्स एप्पल भी अर्थ पे लगाता है। बिल्कुल सही बात है, नो डाउट इन दैट। व्हाई डू वी नॉट सी द अर्थ राइजिंग टुवर्ड्स द अर्थ। तो भाई जब दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगा रहे हैं तो ये एप्पल ही अर्थ की तरफ क्यों जाता है, ये अर्थ एप्पल की तरफ नहीं आ सकती है जब उस पर भी अर्थ पे फोर्स लग रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई, आना चाहिए। बट समझिए बेटा, आप खुद समझिए, एक बहुत ही तगड़ा इंसान है, भारी भरकम शरीर वाला इंसान है, और एक बहुत ही हल्का फुल्का इंसान है। ठीक है, आप हल्के फुल्के इंसान को एक थप्पड़ मारो, बेचारा है ना रो पड़ेगा, दब जाएगा, गिर पड़ेगा। वही उतना ही फोर्स आप तगड़े इंसान पे लगाओ तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। यानी फोर्सेस तो दोनों सेम लग रहा है, बट जो कमजोर है, जिसका मास कम है, उस पे इफेक्ट कम होगा, इसलिए वो क्या होगा, मूव कर जाएगा। लेकिन अर्थ क्या मास ज्यादा है, वो अपने डायरेक्शन, उस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वहां से मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो इस चीज को आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, इस चीज को अब एक्सेलरेशन के टर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखिए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज वेरी लार्ज। एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है बेटा, देखो ये रही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, Gm/r²। ठीक है, Gm/r², ये होता है। तो देखो बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज वेरी लार्ज व्हेन कंपेयर टू द एप्पल, यानी कि अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स जो होता, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अर्थ। तो क्या ऐसा है भाई, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं, अर्थ का एक्सेलरेशन ज्यादा होता तो अर्थ तो बहुत तेजी से जानी चाहिए थी, जी नहीं। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन, यहाँ पे अर्थ का एक्सेलरेशन से मतलब क्या है, जो एक्सेलरेशन अर्थ पे लग रहा है ना, ये भी समझो, एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज वेरी लार्ज। ठीक है, सेकंड बात समझते हैं। ठीक है,
एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू द एप्पल दैट ऑफ एप्पल, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज नाइदर हाई नॉर टू लो, यानी ना तो बहुत ज्यादा हाई है ना टू लो है। ये क्या बात हुई भाई? अर्थ का मास और क्या कहते हैं एप्पल का मास कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज वेरी स्मॉल, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज वेरी स्मॉल, बहुत कम होगा, व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ एप्पल, जब एप्पल के कंपैरिजन में बात की जाए। तो बिल्कुल यही राइट ऑप्शन है, एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज वेरी स्मॉल। तो देखो बेटा, अर्थ की रेडियस भी तो बहुत ज्यादा होती है, मास ही मास थोड़ी देंगे उतना है। चलिए नेक्स्ट, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मैन ऑन अर्थ विल बी मैक्सिमम मैन, है ना। तो कह रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मैन, अब आप मैन का केस समझो, है ना। तो भाई देखो, एक मैन बना लेते हैं ना, ये देखो एक मैन हमने बनाया, ये बनाया भाई, है ना। ये लो, 2 लेग्स दिखा दो इसके, आड़ा तिरछा जैसे भी खड़ा है, और 2 हैंड्स दिखा दो इसको, ओके ठीक। तो भाई इसका कुछ वेट होगा, कुछ ना कुछ इसका वेट होगा, हमने मान लिया कितना है, W है, इसका वेट कितना है, W, ओके। अब देखो भाई, ये अपने पैरों पर खड़ा रहता है ना। तो ये हो गई आपकी अर्थ सरफेस, है ना। तो अर्थ पे जब ये खड़ा है तो वेट यानी कि फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा, F। कहां पे लग रहा है, इतने एरिया पे जो पैर की कांटेक्ट में अर्थ के, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक। स्टैंड, हाँ, तो कह रहा है कि प्रेशर विल बी मैक्सिमम, प्रेशर मैक्सिमम कब होगा, कब सबसे ज्यादा होगा। तो देखो बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला फिर से देख लीजिए बेटा, थ्रस्ट जिसको हम फोर्स भी कहते हैं, डिवाइड बाय एरिया। अब देखो भाई, इस इंसान का, इस मैन का वेट तो चेंज नहीं हो जाएगा, है ना, वेट तो चेंज होने वाला है नहीं। अब देखो भाई, जब वेट चेंज नहीं होने वाला तो क्या, देखो एरिया अगर कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। एरिया कब कम होगा, अब आप सोचो, इस इंसान का एरिया सबसे कम कब होगा, वही आंसर है। देखो, स्टैंड ऑन 1 फुट, जब एक पैर पर खड़ा है, तो एक पैर पे खड़ा है तो कम एरिया कांटेक्ट में ना, बिल्कुल सही, ये आंसर हो सकता है। स्टैंड ऑन बोथ फीट, जब दोनों पैरों पर खड़ा है, नहीं भाई, एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। लाइज ऑन द ग्राउंड, जब ग्राउंड पे लेट जाए, तो भाई लेट जाएगा तो पूरा बॉडी कांटेक्ट में आ जाएगी, एरिया तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सेट्स ऑन द ग्राउंड, जब बैठ जाए, नहीं बेटा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। वेट ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज, तो वेट ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी होता है बेटा कितना, 0, हमेशा कितना होगा, 0। फ्री फॉलिंग बॉडी है, उसका वेट होगा बेटा कितना, 0। नेक्स्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज वैलिड फॉर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वैलिड है लिक्विड के लिए, गैसेस के लिए, बोथ ए एंड बी, यानी लिक्विड और गैसेस दोनों के लिए, नन ऑफ दी। तो हमने बेटा जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताया था आपको, थ्योरी में आप वीडियो में देखेंगे तो आप जानिएगा कि वहां पे क्या है, हमने वर्ड यूज किया है फ्लूइड, और फ्लूइड में लिक्विड भी आते हैं, गैसेस भी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट पॉइंट, एन एम्प्टी क्लोज्ड वेसल एंड ए फिल्ड वेसल ऑफ सेम डायमेंशन विल ब्रिंग। अब समझो भाई क्या बात है, यानी कि एक बर्तन ले लो, एक वेसल ले लिया, ये है, ठीक है, एम्प्टी क्लोज यानी अंदर से खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है ना। तो कैसा है, एम्प्टी है, अंदर से खाली है, ओके, रहने दो भाई खाली। दूसरा, सेम साइज का इसी को ले लो, है ना, थोड़ा ज़्यादा बन गया लग रहा है, ठीक है। तो ये मान लो, 1 मिनट, इसको थोड़ा रब आउट कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं बेटा, थोड़ा रब करने की कोशिश करते हैं। आओ, इरेजर ले लेते हैं, इसको थोड़ा रब आउट कर देते हैं, ओके, हो गया एक बार में। चलिए, तो अब देखो बेटा, फिर से यही वेसल है, इतना ही बड़ा वेसल है, ठीक। अब ये क्या है, ये भरा है, यहाँ से भी क्लोज है ना, ये भी क्या है, क्लोज, लेकिन ये क्या है बेटा, ये भरा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मेटेरियल है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मेटेरियल भरा है, यानी कंप्लीटली फिल्ड है। अब समझो, एन एम्प्टी क्लोज वेसल एंड ए फिल्ड वेसल ऑफ सेम डायमेंशन विल ब्रिंग, दोनों की डायमेंशन सेम है, लैंड विड्थ हाइट सब कुछ सेम है, सेम अपथ्रस्ट, दोनों पे सेम अपथ्रस्ट, यानी बायन्सी फोर्स जो लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, दोनों पे सेम लगेगा, ठीक। सेम वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, अबे भाई वॉल्यूम तो सेम है ही। बोथ ए एंड बी, दोनों बातें सही है, नन ऑफ दी। अब देखो बेटा, दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, इससे थोड़ी ना मतलब है खाली है कि भरा हुआ है, ठीक है। तो देखो बेटा, आप लेंथ नापेंगे, विड्थ नापेंगे, हाइट नापेंगे, चाहे खाली की नापो, भरे हुए की नापो, सेम ही आनी है, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। सेम अपथ्रस्ट, यानी उनको जब पानी में डुबो दिया जाएगा, दोनों को पानी में अगर डुबो दिया जाए, है ना, तो क्या होगा, दोनों पे सेम अपथ्रस्ट लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि भाई जब ये पानी के अंदर जाएंगे, दोनों चीज ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाएंगे, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा ऑब्जेक्ट का, उतना ही तो वाटर को डिस्प्लेस कर सकता है मैक्सिमम, तो उतना ही करेंगे दोनों, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा 44 का सी, बोथ ए एंड बी।
अब आप कहोगे कि बेटा है ना, ये भी कह सकते हो कि सर खाली वाला तो डूबेगा ही नहीं, तो भाई ये थोड़ी ना दिया कि प्लास्टिक के हैं दोनों, हो सकता है दोनों आयरन के दोनों डूब जाए, है ना। तो आप समझिए जो कंडीशन दी है केवल उसको ही विचार करके हमको आगे बढ़ना होता है। नेक्स्ट 45, द टाइम ऑफ एसेंट व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स। ठीक है, तो बेटा ये पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पे ओ बनाना छूट गया है तो आप लिख लीजिएगा पॉइंट। द टाइम ऑफ एसेंट, यानी ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है तो उसको जाने में जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एसेंट। व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी जहां से नीचे से फेंका था वहां से, ऑफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड, जिसको ऊपर फेंका था, इक्वल टू होगा टाइम कि भाई जब आपने उसको थ्रो किया है, ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो किया है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। जैसे 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 ऊपर जाता जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी, है ना। ऑब्जेक्ट आपने थ्रो किया, यहाँ से ऊपर जाता जाएगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और एक जगह जाके स्टॉप हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर वो रिटर्न करना शुरू करेगा। अब देखो जब रिटर्न हो रहा है ऊपर से तो वो फ्री फॉल का केस हो गया, और फ्री फॉल के केस में हमने आपको पॉइंट लिखवाया था टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ये कंडीशन फ्री फॉल के केस में ही अप्लाई हो पाएगी। नेक्स्ट, a thrust of 24 Newton is applied on a cuboid dimension 4, 3 into 2 centimeter. Find the minimum and maximum pressure respectively. ठीक, अब आप समझो भाई इस चीज को। कह रहा है एक थ्रस्ट लगाया गया, एक फोर्स लगाया गया 24 न्यूटन का। ठीक, आप समझते हैं भाई। ठीक, तो फोर्स की वैल्यू दी है बेटा कितनी, 24 न्यूटन। ठीक, अप्लाइड ऑन ए क्यूबॉइड पे लगाया गया, लेंथ विड्थ हाइट दें 4, 3, 2, ये डायमेंशन दी गई है। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रेशर। तो बेटा देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स दैट इज 24 थ्रस्ट हो गया डिवाइड बाई एरिया। अब देखो एक बार मैं रखता हूँ 4 into 3, दैट इज मैंने 12 रखा, तो ये कितना है बेटा, ये आ गया 2, है ना। और इसको जब सेंटीमीटर यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 20 किलो पास्कल। ये कितना आ जाएगा, 20 किलो पास्कल। ठीक, सबसे ज्यादा वाला मैंने रखा 4 into 3, 12 रखा तो इतना आया। अब सबसे कम वाला क्या होगा बेटा, 2 into 3, तो देखो 24 डिवाइड बाई, जब मैं यहाँ पे रख दूंगा बेटा 6, तो ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा कैंसिल आउट करके 4, है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को जब कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 40 किलो पास्कल। कितना आएगा, 40 किलो पास्कल। तो यानी एक केस में आ रहा है 20 और एक में आ रहा है 40, तो मैक्सिमम हो जाएगा 40, मिनिमम हो जाएगा 20। तो पहले क्या पूछा इसने, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मिनिमम क्या है बेटा, मिनिमम है 20, कहाँ है 20, ये है, और 40 ये है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा 20 किलो पास्कल एंड मैक्सिमम हो जाएगा 40 किलो पास्कल। तो 46 का हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। कौन सी इनमें से यूनिट नहीं है एनर्जी की। कह रहा जूल, न्यूटन इंटू मीटर। भाई जूल को ही तो कहते हैं न्यूटन इंटू मीटर, है ना। न्यूटन इंटू मीटर को ही तो कहते हैं जूल। वेरी गुड, न्यूटन, भाई न्यूटन तो फोर्स की यूनिट है ना। न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट है। तो भाई यही तो नहीं है, उसने क्या बताया, इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो न्यूटन ही नहीं होती है ना। तो ये तो फोर्स की यूनिट है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा न्यूटन। नेक्स्ट, वाटर स्टोर्ड इन ए डैम पजेस, यानी किसी वाटर को, जैसे नदियों से रिवर से पानी बह के आता है, हम डैम बना लेते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी डैम में जब इकट्ठा कर लेते हैं तो दीवार बना बना के इकट्ठा करते हैं, तो इन दीवारों पर प्रेशर लग रहा होता है ना, पानी रुका हुआ है, तो उस टाइम उसके पास कौन सी एनर्जी वो पजेस करता है। तो कह रहा नो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं होती। अरे भाई ऐसे कैसे होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसके बाद, जी नहीं। काइनेटिक एनर्जी नहीं, वो मूव थोड़ी ना कर रहा है, जब वेलोसिटी नहीं है तो कहां से, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू, कह रहा है कि वर्क डन इक्वल होता है, कह रहा काइनेटिक एनर्जी के, बिल्कुल दिमाग में आ सकता है। दूसरा ऑप्शन आप देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो वर्क डन ध्यान रखना बेटा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे भी देख लेते हैं कुछ ऑप्शन। अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स, यानी कि हम इसमें क्या कहते हैं, एनर्जी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, बट उसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन होना चाहिए, तो इसमें तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिया है, तो इसलिए ये करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा 49 का बी। चलिए, 1 हॉर्स पावर, ठीक है, किसकी बात कर रहा है बेटा, हॉर्स पावर, HP। मोटर्स आती है, बड़ी बड़ी मशीन आती है, तो कह रहा है 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है। 786 786 वाट, 746 वाट, 1000 वाट, 3600 वाट। तो बेटा राइट ऑप्शन हो जाएगा ये
746 वाट। ध्यान रखना है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी।